नमस्कार। आज जानते हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। भारत का संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से के रेगुलेटिंग एक्ट से जो भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये भारत में कई चीजें लाया। पहला, केंद्रीय शासन व्यवस्था, केंद्रीय शासन व्यवस्था, जो पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है, ये पहली बार यहां से शुरू हुआ। दूसरा ये लाया कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट आया तो इसके एक मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम है एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश, यानी कि 4, टोटल 4। तो जो 3 अन्य न्यायाधीश हैं उनमें से है हाइट, लिस्टन और चैमर। यहां से भारत में सुप्रीम कोर्ट यानी जो आधुनिक न्यायिक व्यवस्था है इसकी भी शुरुआत हुई। जबकि न्यायिक व्यवस्था के जनक कौन है? न्यायिक व्यवस्था के भारत में जो जनक है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में आधुनिक न्यायिक व्यवस्था के जनक है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट में पहला केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कोलकाता में। तीसरा, बोर्ड ऑफ काउंसिल, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी पर नियंत्रण रखेंगे, कंपनी पर नियंत्रण। यहीं से भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। दूसरा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में द्वैध शासन की, पिट्स इंडिया एक्ट ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन की शुरुआत हो रही है यहाँ से। उसके बाद आएगा 1813 का चार्टर एक्ट, जो महत्वपूर्ण है। 1813 का चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट ये कंपनी के एकाधिकार को खत्म करता है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करता है। एकाधिकार को खत्म करता है। अच्छा, एकाधिकार से खत्म करने से क्या तात्पर्य है? एकाधिकार खत्म करने का मतलब है कि अब जो ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटेन में जो और भी कंपनियां हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे कंपनियां बहुत सारी खुली, तो जो और भी कंपनियां खुली हैं उनको समस्या थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल और केवल ईस्ट इंडिया को भारत में व्यापार के अधिकार क्यों दे रखे हैं, वो अधिकार हमें भी मिलने चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है, संसद के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि अब और भी कंपनियां आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार नहीं करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, लेकिन जो और कंपनियां हैं वो आएंगी और वो भी करेंगी। केवल चीन प्लस चाय के व्यापार पर एकाधिकार रहा। किसका? कंपनी का एकाधिकार। केवल 2 जगह इनका एकाधिकार अभी भी कायम है, एक तो जो चीन है उसके साथ, दूसरा चाय के साथ। दूसरा, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः
पूर्णतः समाप्त किया गया। अगर ये शब्द आता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः कब खत्म हुआ, तो आप बोलेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। लेकिन कंपनी के व्यापारिक अधिकार कब खत्म हुए, वो हुए 1813 के चार्टर एक्ट से। अच्छा, नेक्स्ट 1935 का अधिनियम, सॉरी अभी 1909 का आएगा। नेक्स्ट है 1909 का अधिनियम, जिसे कहते हैं मर्ले मिंटो सुधार। 1909 का अधिनियम, ये जो 1909 का अधिनियम है, ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिनियम से 1909 के अधिनियम से भारत में कई चीजों ने जन्म लिया। पहला, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जन्म। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का श्री गणेशवार। निर्वाचन प्रणाली का श्री गणेशवार, ठीक। दूसरा, 1909 के अधिनियम में कई चीजें महत्वपूर्ण थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो केवल और केवल सांप्रदायिक निर्वाचन आता है। 1919 का अधिनियम, इसके बाद आएगा, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय मार्ले कौन है, भारत सचिव है, जबकि मिंटो कौन है, भारत के वायसरॉय है, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण अधिनियम 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम, 1919 का जो अधिनियम है, इसे कहते हैं मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार, इसे कहते हैं मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार। इस समय चैम्सफोर्ड क्या है, भारत के वायसरॉय, और मॉन्टेस्क्यू भारत सचिव है। मॉन्टेस्क्यू भारत सचिव है। इस अधिनियम में कहा गया, देखिए सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी, इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली जो दी गई थी, मुस्लिमों को दी गई थी मार्ले मिंटो सुधार में। लेकिन मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम में अब इसमें ये सिखों को भी मिल गया, इसी को एक्सपेंड कर दिया गया। ये इसमें ईसाइयों को मिल गया, ठीक, ये इसमें एंग्लो इंडियंस को मिल गया, कई लोगों को ही मिल गया। साथ में फीमेल्स को पहली बार भारत में फीमेल्स को भी अधिकार दिए गए हैं, वोटिंग राइट्स दिया गया है। ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम कहता है, जिसे मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, ठीक। उसके बाद महत्वपूर्ण अधिनियम 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम 1935 का जो अधिनियम है, ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने जब अपना संविधान बनाया तो इसी 1935 के अधिनियम से हमने 250 से ज्यादा अनुच्छेद हमारी संविधान सभा ने अडॉप्ट किए थे। तो भारत, इसमें कहा गया कि संघीय व्यवस्था को अपनाइए, इसमें संघीय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया गया था। जबकि 1909 के अधिनियम में हमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, यहाँ पर पृथक छूट गया, सॉरी, यहाँ पे तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसका मतलब ये होता है कि कोई मुस्लिम बहुल इलाका है, उसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स ही उठेंगे और वही लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इससे भारत में अलगाव को बढ़ावा मिला। दूसरा, इसमें 1909 के अधिनियम में इसमें कहा गया था, इसमें एक चीज कही गई थी कि जो आपने द्वैध शासन राज्यों में लगाया, इसे द्वैध शासन को केंद्र में लगाइए। द्वैध शासन जो व्यवस्था है इसे केंद्र में लगाइए, लेकिन ये लगी नहीं, केवल कहा गया। यहाँ पर फिर वही बात। दूसरा, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, संघीय न्यायालय का प्रावधान था। संघीय न्यायालय का प्रावधान था, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, आज का सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायालय, इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम से हुई। उसके बाद महत्वपूर्ण अधिनियम है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का भारतीय स्वतंत्रता
अधिनियम। इस अधिनियम के तहत 2 राज्य बनाए गए, मीन्स ब्रिटेन 2 अधिराज्यों की स्थापना करेगा। अधिराज्य कौन? एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। 2 अधिराज्यों की स्थापना की इन्होंने, और इसी के साथ इसी अधिनियम में कहा गया कि जब तक वहाँ पर एक संवैधानिक व्यवस्था न हो, जब तक दोनों अधिराज्य अपनी एक संविधान सभा, इनका संविधान तैयार न हो जाए, तब तक भारत का या पाकिस्तान का दोनों अधिराज्यों का कार्यभार किसके हाथ में रहेगा? 1935 के अधिनियम के तहत चलेगा। और इसमें सुरक्षा का कार्यभार किसे में रहेगा? गवर्नर जनरल को सुरक्षा का कार्यभार दिया गया, सुरक्षा का कार्यभार सौंपा गया। तो हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि आज के समय में भारत की सुरक्षा का कार्यभार संवैधानिक रूप से किसके पास है? आप कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि आज के समय में, वर्तमान समय में भारत की सुरक्षा का कार्यभार किसके पास है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो जानने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।